Good evening, dear students and dear friends. आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल सीखा है कि इज एम आर का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, तो उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़कर आज हम लोग सीखेंगे कि इज एम आर का प्रयोग करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिससे हमें कुछ प्रश्न पूछना होता है या हम किसी चीज के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो वैसे वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहचानने का एक और आसान तरीका ये है, जब किसी हिंदी वाक्य में कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, किसको, इस तरह के शब्द अगर हिंदी वाक्य में हो, तो वैसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले आता है कि जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो। तो हम लोगों ने काफी ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में देखे हैं जो क्या से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं, जब हिंदी वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ता है। जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करके अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत करते हैं। ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। तो ये जो आपके सामने ग्रीन कलर का नोट है, इसको आपको अच्छे से पढ़कर इसको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे इज एम आर को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। तो इज एम आर यहाँ पे जस्ट हमें हेल्प करने के लिए आता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या को मैंने येलो कलर से कलर कर रखा है। तो क्या हम लोग इस देश के किसान हैं। तो हिंदी वाक्य जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि हिंदी वाक्य जब क्या से स्टार्ट हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखे हैं, बल्कि इज एम आर से वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर वी द पीजेंट्स ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी वैसे नॉर्मली व्हाट होता है, बट यहाँ पे व्हाट हमने कहीं पे भी नहीं लिखा है। हेल्पिंग वर्ब से जब इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से हम अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत करते हैं। क्या वह एक साहसी राजकुमार है। इज ही ए बोल्ड प्रिंस। क्या यह एक जहरीला सांप नहीं है। इज दिस नॉट ए पॉइजनस स्नैक। तो कहने का मतलब है कि जब हिंदी वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो हमें इस तरह के सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले प्रयोग करना पड़ेगा। और उसका जो स्ट्रक्चर है, तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे ग्रीन कलर में कलर किया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज एम आर तीनों में से जो आए उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो लगेगा, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ आर का करेंगे और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो वही हमारा रूल है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर सेंटेंस में नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट्स। ये आपका रूल। इसको यूज करके हैविंग यूज दिस rule you can make your sentences accordingly। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या सीता और गीता राम की बहनें नहीं हैं। तो आर सीता एंड गीता नॉट राम सिस्टर्स। क्या ये हमारे बचपन की विद्यालय नहीं है। इट इज नॉट आवर चाइल्डहुड स्कूल, बचपन की।
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एस क्या एक पुरानी झोपड़ी है। इज दिस एन ओल्ड हट। अब यहाँ पे एक नोट है, यहाँ ऊपर लिखे सभी वाक्य क्या से शुरू हुआ है, किंतु किसी भी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी है। तो ये नोट आपको ऊपर ही बता दिया मैंने कि इस तरह का सेंटेंस है होगा तो आपको इस कैसे बनाना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे है नहीं, एकदम इजी वे पे आपको टोटल हिंदी में बताया जा रहा है कि आपको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है, जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो आपको बता दें, जब क्या से शुरू हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है बल्कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से वाक्य शुरुआत करते हैं। और ये आपका रूल हो गया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। आप इस रूल को प्रयोग करके जितने भी सेंटेंस है इज एम आर में आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड उस पे। अब जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में है, जैसे कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्नवाचक शब्द क्या, व्हाट, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ, कहाँ, वेयर, कौन, हु, कौन सा, विच, किसको, हूँ, हिंदी वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो अभी आपको बताया है मैंने प्रश्नवाचक शब्द जितने भी है वो किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में आएगा। जैसे क्या पहले आ रहा था तो अब वो बीच में आएगा। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा इनमें से कोई भी तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं अंग्रेजी अनुवाद करने के समय। जैसे वे लोग क्यों भूखे। अब यहाँ पे जो है क्यों, क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में आया है तो हम जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई आर दे हंग्री, क्या वे लोग भूखे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे यहाँ पे दे एक सिंगुलर दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ आर का यूज हुआ है। हम लोग क्यों शिक्षित नहीं है तो वाई वी आर वी नॉट एडुकेटेड, तो यहाँ पे जो हम लोग है ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसके लिए इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है। वह कैसे एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो हाउ इज ही नॉट ए गुड प्लेयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं आप देख सकते हैं। और ये आपका रूल है WH वर्ड जो इसको कहा जाता है ये आपका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। यू हैव टू मेक ऑल द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। Without help of these structures you are not able to make any sentence, so you have to memorize the sentences, you have to memorize these structures, and when you go to make the sentence then you have to use this particular structures. Without having used these structures you cannot make any sentences, so you have to use it perfectly. Now there are few exercise if we want to do some exercise then we can go through this। यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप ये एक्सरसाइज को
बना सकते हैं। इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको थोड़ा समझ ज़्यादा आएगा। जब आप ये खुद से बनाएंगे, यहाँ पे आपको आपके रिलेटेड वर्ड्स भी नीचे लिखा हुआ है, तो आप ये वर्ड्स देखकर और ये ऊपर जो ट्रांसलेशन दिया गया है, इसको बनाकर अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको थोड़ा इसमें हेल्प भी मिलेगा। जितना आपको समझ में आया है उस हिसाब से आपको ये सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो आप ये सेंटेंसेस बनाकर चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अपना फ़ोटो खींच के या जो भी है। अगर उसमें कुछ मुझे लगा तो मैं आपका चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि इज एम आर में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस कैसे, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।